कैसे आपने स्ट्रगल किया? स्ट्रगल तो मेरी लाइफ में बहुत रहे। बहुत ही छोटे से सिटी से बिलोंग करते हैं। पता चला कि यार हमको तो कुछ तैयारी हम लोगों ने की नहीं है, हमें पता ही नहीं हमें लाइफ में करना क्या है। बेसिकली बीसीए करा मैंने। बीसीए करने के बाद जॉब्स नहीं मिल पा रही थी, तो दिमाग में बड़ा मतलब नेगेटिविटी छा गई थी कि यार क्या लाइफ होगी, क्या आगे हम लोग कर पाएंगे। तो मैंने एक छोटी सी एक जॉब थी डाटा एंट्री ऑपरेटर की, वहाँ से अपना कैरियर स्टार्ट किया। मतलब आईटी से आप बिल्कुल जो है एक डाटा एंट्री ऑपरेटर में आ गए। ये तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स हो गए। आपको नहीं लगा ऐसा? सबसे मेन एम ये था कि मुझे कुछ अर्निंग करनी है। तो फिर मैंने क्या किया कि अपना जो आईटी सेक्टर वाला दिमाग में कीड़ा घुसा हुआ था कि हाँ भाई इसमें ही जाना है, इसमें ही कैरियर बनाना है, उसको मैंने बाहर निकाला। जरूरी नहीं है कि आप लोग किसी एक पर्टिकुलर फील्ड को पकड़ के बैठ जाओ कि भाई नहीं मैंने तो इसी से अपना स्टडी किया है, इसी से मैं आगे करूंगा। फाइनेंशियली भी मैं थोड़ा स्ट्रांग होने लगा। बट दिक्कतें क्या थी कि दिक्कतें ये थी कि भाई जो मैं कमा रहा था बेसिकली वो कहीं ना कहीं खर्च होने पे लगा हुआ था। मतलब एक स्टेबिलिटी जैसे बोलते हैं कि स्टेबल होना, वो चीज़ नहीं मिल पा रही थी। मैं जो कमाता था 99% पैसा ईएमआई में, अपना बीमारियों में और भी अदर खर्चे थे लाइफ में बेसिकली निकल जा रहा था। मैं भगवान की भक्ति करता था, लेकिन वही था कि दिमाग में था कि यार इतना भक्ति करने के बाद भी, इतना वो करने के बाद भी मेरे को ना मेंटल पीस क्यों नहीं मिल पा रहा है। क्या वो भगवान मेरी बातों को नहीं सुन पा रहा है, क्या वो देख नहीं पा रहा है मेरे को। बेसिकली आपका जॉब भी अच्छा चल रहा है, आपका में घर भी आपने ले लिया, व्हाटएवर इट इज, जो फैसिलिटी आपको चाहिए थी वो मिल रहा है आपको। बट अभी क्या है कि हाँ आपको वो मेंटल पीस जो है वो नहीं मिल पा रही। बिल्कुल बिल्कुल। एक बुक मेरे को मिली मेरे सरदार ब्लॉग के थ्रू, उन्होंने मेरे लिए एक बुक रखी हुई थी जीने की राह, तो वो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। वो देखा मैंने, उसको पढ़ के मैंने कि यार इसमें तो कुछ अलग ही मतलब टाइप। तो उस किताब में द वे ऑफ लिविंग एज यू सेड, जीने की राह जो किताब थी, कैसे उस किताब ने आपकी जिंदगी को बदला, वो बदलाव कैसे आए? कभी कभी सोचता था कि भाई हम लोग कहाँ से आए। इस खुले आसमान को देखते थे रात में तो यार ये आसमान है, इतने बड़े यूनिवर्स में हम लोग अकेले हैं, कोई और भी कोई है ना। तो ये चीजें चलती रहती थी। जब वो बुक मुझे मिली तो उस बुक में ऐसी कई सारी चीजें लिखी हुई थी कि हम बेसिकली कहाँ रहते थे, कहाँ से हम लोग आए हैं। वो चीज़ बेसिकली मेरे मन को उस चीज़ ने मेरे मन को झकझोरा कि यार ये क्या चीज़ है। मतलब वाकई में ये इंटरेस्टेड चीज़ है जो मैं शुरू से जानना चाह रहा था उस चीज़ को। वो मुझे धीरे धीरे मेरे मन में लगा कि हाँ यही वो एक्चुअल है जो मैं समझना चाहता था। हु इज द राइटर ऑफ दिस बुक? उस बुक के राइटर संत रामपाल जी महाराज जी हैं। Hi friend, this is Sachin Sharma and you are watching The Discovery of Life. It is not a podcast, it is a journey of life. Today friends, we have a friend, he has struggled, a lot of struggle he has done in his life. तो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि how we grow our mindset, how we grow as self, किस तरीके से हम अपनी लाइफ के अंदर जो स्ट्रगल्स हैं उससे हम बाहर निकलते हैं। We are trying to watch and we are trying to see that what is the problem we are facing in our life and how we come to know, how we grow ourselves. Let's being the part of his journey. मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे खास फ्रेंड हैं मिस्टर अनिल जी। नमस्कार अनिल जी, कैसे हैं आप? नमस्कार सचिन जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत बहुत बढ़िया। एक बार फिर से आपका स्वागत करना चाहूँगा कि आप यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, हमारे व्यूअर्स को आपने अपना कीमती समय दिया और बहुत कुछ जानने को भी मिला आपसे। जैसे कि मैं आपसे पिछली बार मिला था तो आपने मुझे बताया अपनी लाइफ के बारे में, कैसे आपने स्ट्रगल किया, किस तरीके से आपने अपने आप को ग्रो किया एंड हाउ यू ग्रो योर माइंडसेट। मतलब जिस सिचुएशन में आप थे उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए लोगों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरा सवाल आपसे फिर से वही रहेगा, किस तरीके से आपने जो है ये अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया? व्हाट इज द टाइम योर स्ट्रगल यू स्टार्ट इन योर लाइफ? स्ट्रगल तो मेरी लाइफ में बहुत रहे हैं। मैं आपको स्टार्टिंग से बताना चाहूँगा कैसे कैसे मेरे स्ट्रगल्स रहे हैं। जैसे हम लोग एक बहुत ही छोटे से सिटी से बिलोंग करते हैं। मेरे फादर एक छोटे से बैंक कर्मचारी थे, तो हम लोगों का भी ऐसा कोई एम नहीं था। बचपन था, बचपन जैसा होता ही है छोटे बच्चों का कि कोई एम नहीं, कोई कुछ नहीं। धीरे धीरे कब जब बड़े होते गए, 10th क्लास पास की, 12th पास की, फिर पता चला कि आगे लाइफ में क्या करना है। सुना के जैसे अपने फ्रेंड लोगों के साथ में मैंने बात करा तो उन्होंने बोला भाई इस समय जो है कंप्यूटर मार्केट में बहुत बूम चल रहा है, तो हम लोग उसको अपने लाइफ में कर सकते हैं। ऑब्वियसली होता है ऐसे कि लाइफ के अंदर जब आप एक स्टूडेंट, आपकी एक लाइफ होती है तो वहाँ पर क्या है, ऐसी ऐसी चीज़ें रहती है कि आप, बिकॉज एक स्टूडेंट को उसको नहीं पता कि हाँ उसने लाइफ में क्या करना है। उसे लाइफ में एक लॉयर बनना है, उसे लाइफ में एक डॉक्टर बनना है या उसे कोई इंजीनियर बनना है। तो दैट वाज अ वेरी क्रूशल टाइम कि उसको कोई गाइडलाइन प्रॉपर नहीं मिल पाती है। बड़ी सारी चीज़ें होती थी। व्हेन आई वाज देन स्टूडेंट तो मेरे पास भी ये सारी चीज़ें थी कि हाँ मेरे पास भी कोई एक विज़न नहीं था कि व्हाट आई हैव टू डू इन माय फ्यूचर। आई वांट टू बी अ लॉयर, आई वांट टू बी अ डॉक्टर, और क्या बनना है मुझे। जी। तो आपकी लाइफ में एक ऐसा कैसे स्ट्रगल रहा कि आपने कैसे डिसाइड किया कि यू हैव टू बी इन आईटी सेट, यू हैव टू बी इन वेयर यू आर राइट नाउ?
तो कैसे आपने ये पूरा स्ट्रगल थोड़ा सा बताएंगे आप थोड़ा सा? वही मैं आपको बताना चाहूंगा कि छोटी सी सिटी में बिलोंग करने की वजह से जो है पता ही नहीं था उसमें कि मार्केट में क्या चल रहा है। जब हम धीरे धीरे करके 12th पास किया उसके बाद मार्केट में निकले तो दोस्तों से जो बाहर के लोग थे उनसे पता चला भाई कि क्या बनना है। उस समय तक कुछ ऐसा कुछ सोच ही नहीं रखा था कि मुझे IT सेक्टर में जाना है, कि मुझे इंजीनियर बनना है, कि मुझे डॉक्टर बनना है, कि मुझे लॉयर बनना है। ऐसा कुछ दिमाग में चल ही नहीं रहा था। सिंपल सा था कि हाँ यार जैसे धीरे करके सबका लाइफ सेट हो जाता है हमारा भी लाइफ सेट हो जाएगा। बट फिर क्या हुआ कि अचानक से पता चला कि यार हमको तो कुछ तैयारी हम लोगों ने की नहीं है, हमें पता ही नहीं हमें लाइफ में करना क्या है बेसिकली। फिर जैसे जैसे देखो यार दोस्तों से मिले, आगे बाहर के लोगों से मिले, उनसे जानकारियां प्राप्त करी, तो उसके बाद पता चला कि लाइफ में भाई कुछ ना कुछ आदमी का एम होना चाहिए। तो उस समय जो मार्केट का सिचुएशन चल रहा था उस समय मार्केट में बहुत अच्छा IT सेक्टर बड़ा काफ़ी बूम पे था। तो हमने भी देखा देखी जैसे लोगों के साथ में देखा हमने कि यार ये भी फलाना बीटेक कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये फलाना ये कर रहा है, IT सेक्टर से कर रहा है। तो हमने भी देखा देखी अपने दोस्तों के साथ मिलके एक कंपटीशन एग्जाम का फॉर्म भरा। भगवान की ऐसी दया हुई कि क्रैक भी हमने किया है। उसके बाद एडमिशन भी मिल गया कंप्यूटर साइंस। BCA करा मैंने। BCA करने के बाद तो बेसिकली क्या होता है कि उस समय मार्केट में ऑल ऑफ ए सडन एक रिसेशन आया था बहुत ज़बरदस्त। आप लोगों को याद भी होगा 2001-2002 के बाद अगर आप देखोगे तो उस समय मार्केट में बहुत बड़ा रिसेशन आया था। IT सेक्टर के अमेरिका ने कई लाखों कर्मचारी अपने बाहर जो हम लोग इंडिया से जा रखे थे वो सारे वापस करना शुरू कर दिया था। इंडिया से भी जॉबें लोग भी जाने शुरू हो गई थी। मैंने भी बहुत मतलब ये लगाई है कि मैंने पिछले अपने लाइफ के 5-7 महीने 8 महीने जो है जॉब ढूंढने में लगा दिया सब लोगों की तरफ से। जहाँ भी मैं जाता था वहाँ से बोला यार तो बहुत बड़े बड़े बीटेक और IITians उन्हीं की नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, तो तुम लोग तो छोटा छोटा BCA किए हुए लोग बहुत हो। बहुत क्रूशल टाइम होता है जी। ऐसा कि जब आपको लगे कि हाँ सरवाइव के लिए, लाइफ सेविंग के लिए आपने कुछ ना कुछ अर्न करना है, और उस समय पे आपको ऐसा लगे कि यार कोई विज़न ही नहीं है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि किस तरीके से मेरे को अपना विज़न क्रिएट करना है, या मेरे को छोटी सी एक सेविंग्स के लिए एक लाइफ हो। तो वो जो टाइम था, वो जो क्रूशल टाइम था, उससे क्या इंस्पिरेशन मिली है आपको, कैसे आप उससे बाहर आए? क्योंकि जनरली क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन में लोग जो है मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, और लाइफ का ये ऐसा बहुत बड़ा इशू है ये कि जब आप डिप्रेशन में आ जाते हैं तो आपको उभर पाना उससे बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी तो बिल्कुल। कैसे आप वहाँ से बाहर निकले आप? हाँ देखिए बाहर निकलने का क्या था कि जब जॉब्स नहीं मिल पा रही थी तो दिमाग में बड़ा मतलब नेगेटिविटी छा गई थी कि यार क्या लाइफ होगी, क्या आगे हम लोग कर पाएंगे। और बेसिकली यार दोस्तों से भी ताने मिलने शुरू हो गए थे। जो लोग जॉब में लग चुके थे, जो अदर फील्ड से थे, तो वो लोग थोड़ा ताने भी शुरू कर दिए थे कि यार तुम लोगों को तो तुम बड़ी बड़ी बातें करते थे कि IT में ये है, IT में वो है, आप लोग तो खाली घूम रहे हो। तो उसमें मतलब दिमाग में ये था कि यार कुछ भी करना है, कैसे भी करके एटलीस्ट अपना अर्निंग स्टार्ट करना है, कि कैसे भी करके कि भाई घर वालों के साथ मांगते मांगते भी 5-7 महीने 8 महीने 9 महीने हो गए थे। तो एक वहाँ से भी एक शर्म सी महसूस हो रही थी कि यार जॉब हम लोगों ने इतना अच्छा कोर्स किया है, उसके बाद हम लोगों को जॉब नहीं मिल पाई। तो फिर क्या हुआ कि मन में दिमाग में ये चल रहा था कैसे भी करके अर्निंग स्टार्ट करनी है। तो मैंने एक छोटी सी एक जॉब थी डाटा एंट्री ऑपरेटर की, वहाँ से अपना कैरियर स्टार्ट किया। मतलब IT से आप बिल्कुल जो है एक बिल्कुल डाटा एंट्री ऑपरेटर में आ गए। ये तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट काइंड ऑफ बिल्कुल थिंग्स हो बिल्कुल गए। बिल्कुल। आपको नहीं लगा ऐसा कि हाँ यार मैंने IT से किया है तो मुझे IT में जाना चाहिए, और बिल्कुल आपको एक बिल्कुल हट के एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की आपको जॉब मिल गई? तो फिर कैसे आपने उन चीज़ों को मैनेज किया, वो स्ट्रगल टाइम? बेसिकली क्या था देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर मेरा सबसे मेन एम ये था कि मुझे कुछ अर्निंग करनी है, और अर्निंग के बाद मैं सोच सकता था कि भाई मेरे पास अगर कुछ पैसा आना शुरू हो गया है तो उसके बाद मैं ये सोच सकता था कि भाई आगे मुझे लाइफ में क्या करना है। फिर मैंने अपने जो अच्छे अच्छे दोस्त थे मेरे, जो अच्छी अच्छी जगह सेटल हो चुके थे, उनसे राय लेना स्टार्ट किया कि भाई क्या हम लोगों को बेस्ट रहेगा, किस तरह के आगे के फील्ड्स हैं जहाँ पर हम लोग अच्छा कर सकते हैं, मैं अच्छा कर सकता हूँ बेसिकली। तो मेरे कुछ दोस्तों ने सलाह दिया कि भाई तुम लोग अब देखिए उस समय तो मार्केट का ऐसा है कि उस समय ऐसा चल रहा था कि कब आगे IT मार्केट बूम पे आएगा वापस, है ना। तो 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, 3 साल भी लग सकता है। तो फिर मैंने क्या किया कि अपना जो IT सेक्टर वाला दिमाग में कीड़ा घुसा हुआ था कि हाँ भाई इसमें ही जाना है, इसमें ही कैरियर बनाना है, उसको मैंने बाहर निकाला। और बेसिकली मार्केटिंग एंड सेल्स में जब मैंने स्टार्ट किया तो ओह, बेसिकली मैंने क्या किया कि मेरे 1-2 दोस्त ऐसे थे जो मार्केटिंग सेल्स में ऑलरेडी जॉब कर रहे थे। तो दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ जी जी। कि हाँ। बट मेरा एक क्वेश्चन है, आपका जो पर्पस था लाइफ का, आपका पर्पस था कि हाँ यू वांट टू बी योर IT सेगमेंट, राइट? किसी भी IT सेगमेंट में आप किसी भी एक अच्छी डेजिग्नेशन पे आप हों, बट सडनली इट इज़ चेंज। जी तो वो जो चेंज है, जो लाइफ का जो चेंज पार्ट है, क्योंकि मैनी ऑफ द पर्सन्स वो करते कुछ हैं और वो कर कुछ पाते हैं। जी मतलब लाइक मैं अगर अपनी बात करूं तो आई हैव लॉट ऑफ डिग्रीज, राइट? आई एम एडवोकेट ऑल्सो,
मैंने वो भी डिग्री भी किया, बट फिर मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं लगा। फिर मैंने अदर से एजुकेशंस ली, ठीक है। आई हैव आल्सो बैकग्राउंड इन अ मार्केटिंग फील्ड आल्सो। तो बड़ी सारी चीज़ें, बड़े सारे सर्कमस्टेंसेस भी रहे। तो फिर सडनली क्या आपके साथ ये जो चेंजेस आए हैं, इन चेंजेस में आप क्या कहेंगे उसको? किस तरीके से आपने अपने आप को संभाला, आपने अपना माइंड मेकअप किया? क्योंकि जनरली होता क्या है कि जब इस लेवल पे हम लोग पहुंचते हैं, एक सडन हमने एक मेहनत किया, हमने एक पढ़ाई हमने शुरू की, और फिर जिस चीज़ को लेकर हमने पढ़ाई की उससे बिल्कुल अलग हटके हमने जो है, हम एक आईटी से आपने जाना चाह रहे थे कि हाँ मैं आईटी के अंदर मेरे को एक अच्छी जॉब मिले। फिर आपने एक डाटा एंट्री किया, आपने एक इंटरव्यू दिया, आपको एक वो जॉब लगी। तो हाउ वाज द योर माइंड, मतलब आपने कैसे अपने माइंड को ग्रो किया उसको? क्योंकि इस सिचुएशन में जो है मैक्सिमम लोग जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हाउ वाज द माइंड स्टेटस दैट टाइम? देखिए बेसिकली क्या माइंड में एक एक्चुअली क्या चीज़ था चल रहा था कि मुझे अपने फादर को सपोर्ट करना है। बेसिकली मेरे फादर ने बहुत लाइफ में उतार चढ़ाव देखे थे, तो मेरे दिमाग में सिर्फ यही था कि किसी तरह से फाइनेंशियली मैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर पाऊँ, वो चाहे किसी तरह से भी मुझे अर्निंग हो एक सही तरीके से, जिस तरह से भी मैं कर सकूँ। तो मेरे दिमाग में ये था कि अगर मैं इस तरह से एकदम से अपने दिमाग को लेके बैठ गया कि भाई मेरे को आईटी में ही जाना है, और आईटी में मुझे कहीं जॉब मिलने वाली नहीं थी क्योंकि उस समय इतना बूम नहीं था मार्केट में। तो मेरे दिमाग में ये था कि भाई जो इस समय मार्केट में चल रहा है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोप है, तो वो चीज़ मैंने सोचना शुरू किया। वहाँ पर मैंने अपने जो फ्रेंड सर्कल थे उनसे पता किया भाई कहाँ पर मैं ऐसा कर सकता हूँ जिसका मार्केट लाइफ टाइम बना रहे बेसिकली। तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि बोला तुम्हें जो है सेल्स में जैसे तुम्हारा बात करने का तरीका है और कस्टमर के साथ में और भी अदर्स लोगों के साथ में इंटरेक्शन करने का तरीका है, तो तुम्हें यू शुड गो टू मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट। So it is your turning point. हाँ, It is your turning yes, point, IT to marketing department. यस। And what was the actual turning point of your life? कि हाँ आपने अपनी लाइफ से सीखा कि यार now I have to accept this whatever I have, या आपको वो circumstances ही ऐसे हो गए कि आप सडनली उसमें आप ऑटोमेटिकली आप वहाँ उन चीज़ों पे आप वो सारी चीज़ें आपने छोड़ दी, आप बिल्कुल सडनली आप उन चीज़ों की तरफ आ गए? व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ? मतलब आपने अपनी लाइफ जैसे भी आपने अपनी लाइफ को निकाला, जैसे भी आप इन सर्कमस्टेंसेस से आप बाहर आए, ठीक है, ये एक डिप्रेशन टाइम होता है किसी भी आदमी के लिए, तो किस तरीके से आप बाहर आए? तो ये बेसिकली क्या था कि जब मेरे को लगा कि भाई आईटी में कोई स्कोप नहीं बन पा रहा है अभी, तो फिर मैंने एक छोटा सा कंपनी था वहाँ से, वो बॉयलर एंड ओवन बनाने वाला कंपनी था, वहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट था, तो मेरे फ्रेंड सर्कल के थ्रू मैं वहाँ पोस्टेड हुआ। वहाँ से मैंने अपना जो बेसिकली अगर आप बोल सकते हैं मेरा टर्निंग पॉइंट जो था लाइफ में कुछ कर पाने का, तो वो टर्निंग पॉइंट था जो मैंने अपना जॉब चेंज किया। बेसिकली क्या था कि मार्केटिंग सेल्स में ऐसा फील्ड है जहाँ पर अगर तुम्हारे अंदर कुछ करने की क्षमता है, कुछ कर गुजरने की क्षमता है, तो तुम्हारे अंदर वो कैलिबर है, तो तुम उसमें कहीं बहुत आगे बढ़ सकते हो बेसिकली। तो वही मैं मानता हूँ कि मेरी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट था बेसिकली, वो अपना फील्ड जो चेंज करने वाला था, वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जरूरी नहीं है कि आप लोग किसी एक पर्टिकुलर फील्ड को पकड़ के बैठ जाओ कि भाई नहीं मैंने तो इसी से अपना स्टडी किया है, इसी से मैं आगे करूँगा। जरूरी नहीं है कि कई मार्केट में क्या है, कई तरह के जॉब्स खुले हुए हैं। अगर आप एक में सक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि इसमें मैं नहीं कर पाऊंगा बेसिकली, तो यू शुड गो टू अदर फील्ड्स है ना। तो मैंने भी वही चेंज किया कि भाई मेरे को आईटी में अगर नहीं मिल पा रहा है, मैंने ट्राई किया, तो मुझे लगा कि अब शायद नहीं हो पाएगा। आप बिल्कुल रिजिड नहीं थे, आपको लगा कि हाँ अभी इस फील्ड के अंदर मुझे नहीं ग्रो मिल पा रहा है, या इस फील्ड में मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ आई नीड टू बी चेंज इन अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट। फाइनेंशियली भी मैं थोड़ा स्ट्रांग होने लगा, बट दिक्कतें क्या थी कि दिक्कतें ये थी कि भाई जो मैं कमा रहा था बेसिकली वो कहीं ना कहीं खर्च होने पे लगा हुआ था। मतलब एक स्टेबिलिटी जैसे बोलते हैं कि स्टेबल होना, वो चीज़ नहीं मिल पा रही थी लाइफ में। स्टेबिलिटी कब आती है? स्टेबिलिटी तब आती है जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, आपके पास पैसा बच रहा है, आपको उस पैसे को आप अच्छी जगह यूटिलाइज कर पा रहे हो, उससे कुछ अर्निंग कर पा रहे हो, उससे कुछ सेविंग कर पा रहे हो, पर वो लाइफ में नहीं हो पा रहा था उस टाइम मतलब पे। समथिंग इज अर्निंग एंड समथिंग इज गोइंग, या मतलब आ भी रहा है और जा भी रहा है, डेफिनेटली। ठीक है। ओके ओके। तो बेसिकली वही कारण था कि जिस वजह से मेरे दिमाग में ना शांति नहीं बन पा रही थी। पैसा तो कमाया जा रहा था, बट वो क्या था कि पैसा रुक नहीं रहा था। मेंटल पीस, यू वांट मेंटल पीस मेंटल जो पीस मैं लाइक। बेसिकली चाह रहा था, मेंटल पीस, वो मेंटल पीस नहीं मिल पा रहा था। तो उस मेंटल पीस की वजह से मैं क्या था कि दिक्कतें दिमाग में ऐसी चल रही थी कि मैं जो कमाता था वो कहीं किसी बीमारी में खर्च हो रहा था, कहीं किसी, मैंने एक छोटा मोटा घर भी लिया था अपने पेरेंट्स की मदद से। तो बेसिकली जितना पैसा था 99% पैसा उसमें उसकी ईएमआई में, अपना बीमारियों में और भी अदर खर्चे थे लाइफ के, उनमें
बेसिकली निकल जा रहा था। मतलब till now this is the मतलब crucial period, या this is the crucial period of your life कि हाँ अभी तक जो भी है ये आपका स्ट्रगल से भरा लाइफ रहा है। तो what was the best advice you received your past? देखिए मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक उसमें भी रहा हूँ बेसिकली, Very nice, है ना। very nice. तो मैं भगवान की भक्ति करता था, लेकिन वही था कि दिमाग में था कि यार इतना भक्ति करने के बाद भी, इतना वो करने के बाद भी मेरे को ना मेंटल पीस क्यों नहीं मिल पा रहा है। क्या वो भगवान मेरी बातों को नहीं सुन पा रहा है, क्या वो देख नहीं पा रहा है मेरे को बेसिकली। तो वो मेंटल पीस जैसे चाहते हैं ना कि भगवान की भक्ति की तरफ तुम एक तरफ मुड़ जाओ तो तुम्हें थोड़ा सा मेंटल पीस मिल जाता है, लेकिन वो मेंटल पीस फिर भी उसके बावजूद भी नहीं मिल पा रहा था बेसिकली। मतलब you were satisfied about your financial things, आप you were satisfied, but you are not getting actual peace of mind. या कि आपको मतलब मानसिक संतुष्टि नहीं हो पा रही है। हाँ ठीक है, फाइनेंशियल चीज़ें ठीक हैं, अभी आप स्टेबल हैं, आपका जॉब भी अच्छा चल रहा है, आपका अपने घर भी आपने ले लिया, वट एवर इट इज, जो जो फैसिलिटी आपको चाहिए थी वो मिल रहा है आपको। बट अभी क्या है कि हाँ आपको वो मेंटल पीस जो है वो नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल बिल्कुल मेंटल पीस में बेसिकली क्या है कि आदमी देखिए मेंटली क्या सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन आपको एक मेंटल पीस नहीं मिल पा रहा है ना, तो वो पैसा भी आपको मतलब आपकी लाइफ में कोई चेंज ओवर नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से, मेरे को जहाँ तक ये लगता है, आपको मेंटल पीस होना बहुत ज़रूरी है ना। पैसे से सारी खुशियाँ, लोग बोलते हैं कि पैसे से सारी खुशियाँ खरीदी जा सकती हैं, बट आई थिंक मेरे हिसाब से पैसा ये सब कुछ नहीं है कि पैसे से सारी चीज़ें खरीदी जा सकें। है ना, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है लाइफ में जो स्पिरिचुअलिटी से, जो आपको भगवान की तरफ जब आप मुड़ते हैं तो वहाँ से जो आपको एक मेंटल पीस मिलता है, वो मेरे लिए, मेरी लाइफ में सबसे बड़ा मैटर करता है। दिस इज द स्टार्टअप ऑफ योर स्पिरिचुअल लाइफ। या कैसे आपने एकदम टर्निंग पॉइंट एकदम से ये आपका आ गया कि हाँ नाउ यू मूव टू ऑन स्पिरिचुअल, तो थोड़ा सा वो इंसिडेंट बेसिकली बताइए क्या है, किस मैं तरीके से। इंसिडेंट देखिए मैं बताता हूँ। वैसे भक्ति में करता रहता था, सारे जो ग्रंथ थे वो मेरे पास सारे थे पड़े हुए घर पे। मैं 1-2 घंटा 1.5 घंटा उनका पाठ भी किया करता था, शाम Very nice, सुबह very शाम को nice. करता था। बट वो जो मन में एक शांति थी, मन में एक मात्र आत्मा को एक वो था कि पीस था कि हाँ यार ये एक्चुअल में है, अब ये ठीक है, और वो चीज़ नहीं हो पा रही थी। फिर ऑल ऑफ ए सडन क्या हुआ कि भगवान की मेरे पे दया हुई, क्या हुई, एक बुक मेरे को मिली मेरे ब्रदर इन लॉ के थ्रू। उन्होंने मेरे लिए एक बुक रखी हुई थी, वे ऑफ लिविंग टाइप का बुक था वो, जीने की राह। तो वो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, वो देखा मैंने उसको पढ़ के, मैंने कि यार इसमें तो कुछ अलग ही मतलब टाइप का, जैसे मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने उसको 2-4 पेज पढ़े, फिर मैंने थोड़ा और पढ़ा उसको, तो उसमें कुछ अद्भुत ही मतलब एक अलग ही टाइप का उसमें ज्ञान लिखा हुआ था। तो थोड़ा सा पढ़ के तो अजीब सा लगा, लेकिन मन में जो आत्मिक शांति थी, जो आत्मा लग रहा था कि हाँ यार ये एक्चुअल है। ओके मतलब दिस बुक वाज द एक्चुअल रीजन ऑफ चेंजिंग योर लाइफ। जी बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी होता है कि हाँ कभी आपको कोई एक ऐसी बुक आपको मिल जाए, या कोई ऐसा फ्रेंड आपको मिल जाए, या कोई चीज आपको ऐसी मिल जाए जो आपकी लाइफ बदल दे। तो उस किताब ने द वे ऑफ लिविंग, एज यू सेड, जीने की राह जो किताब थी, कैसे उस किताब ने आपकी जिंदगी को बदला, वो बदलाव कैसे आए, थोड़ा सा और एलाबोरेट। बेसिकली देखिए एलोबरेट मैं इसको इस तरह से करना चाहूँगा। मेरे को हमेशा से लगता था कि यार हम कौन हैं, कहाँ से हम लोग आए हैं, बेसिकली हम लोगों का जीवन का उद्देश्य क्या है। पैसा तो पैसा कमाना, घर बनाना, बच्चे होना, ये तो बेसिकली जानवरों में भी होता है कि भाई जानवर भी होता है, वो भी खाना खाने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत करता है, उसके भी बच्चे होते हैं, सब कुछ होता है। बट हम लोग बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोगों को और एनिमल्स में कुछ डिफरेंस तो जरूर है बेसिकली, है ना। एग्जैक्टली। बचपन से ही था कि यार हम कभी कभी सोचता था कि भाई हम लोग कहाँ से आए हैं। इस खुले आसमान को देखते थे रात में, तो यार एक आसमान है, इतने बड़े यूनिवर्स में हम लोग अकेले हैं So कि और भी interesting. कोई है ना। तो ये चीज़ें चलती रहती थी। जब वो बुक मुझे मिली तो उस बुक में ऐसी कई सारी चीज़ें लिखी हुई थी कि हम बेसिकली कहाँ रहते थे, कहाँ से हम लोग आए हैं, क्या रीज़न था हम लोगों का यहाँ आने का, क्यों हम लोग इस अर्थ में आके इस तरह के हम लोग इतने सारे कष्ट सह रहे हैं, इतने सारे स्ट्रगल्स कर रहे हैं बेसिकली ना। तो वो चीज़ बेसिकली मेरे मन को उस चीज़ ने मेरे मन को झकझोरा कि यार ये क्या चीज़ है, मतलब वाकई में ये इंटरेस्टेड चीज़ है जो मैं एक्चुअली मैं शुरू से जानना चाह रहा था उस चीज़ को। वो मुझे धीरे धीरे मेरे मन में लगा कि हाँ यही वो एक्चुअल है जो मैं समझना चाहता था, जो मैं जानना चाहता था। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने का, और भगवान के प्रति जो मेरा थोड़ा सा एक वैसा हो गया था कि यार हम लोग इतने सारे काम करते हैं, इतना सारा वो करते हैं, कहीं ना कहीं हमसे पाप कर्म भी होते हैं, पीछे लाइफ हमने प्रारब्ध में क्या कर्म किए उसकी सजाएं। उन ग्रंथों में जो मैंने पढ़ा था उसमें ऐसी चीज़ें लिखी हुई थी, तुम भगवान की भक्ति भी करो, लेकिन ये आपको जो आपके प्रारब्ध के कर्म है वो आपको भुगतने पड़ेंगे। ये जो हमारे अंदर कष्ट आ रहे हैं, हम लोगों को दुख परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बट वो जो बुक थी, उस बुक में ऐसा कुछ लिखा हुआ था कि आप सचिन जी विश्वास नहीं करेंगे कि मेरे को एकदम से मेरा दिमाग ऐसा खुल गया कि ऐसा भी वाकई में हो सकता है कि ये सिर्फ
पूरी जो बोल सकते हैं कि पूरी किताबी ज्ञान किसी ने लिख दिया है इसमें, कि भाई ये ऐसा है कि भगवान ऐसा कर सकता है, भगवान तुम्हारे प्रारब्ध के कर्मों को काट सकता है। तो वो जानने की उत्सुकता और बढ़ती गई। मैं धीरे धीरे उस बुक को पढ़ता गया तो उसमें पता चला कि भाई तुम किसी ऐसे संत से जो पूर्ण संत है, अगर उससे नाम उपदेश लेते हो, उसके द्वारा बताई विधि द्वारा भक्ति करते हो, तो ये परमात्मा तुम्हारी अगर एज भी नहीं होगी तो तुम्हारी एज को भी बढ़ाने में सक्षम है, और तुम्हारे जितने भी प्रारब्ध के किए हुए कर्म उन सबको भी काटने में सक्षम है। Who is the writer of this book? उस बुक के राइटर संत रामपाल जी महाराज जी हैं। Okay, okay. और ये संत रामपाल जी महाराज अपना बरवाला इनका आश्रम था शायद उस टाइम पे। हमने सुना है संत रामपाल जी महाराज के बारे में, जी। लेकिन हमने इनके बारे में ये भी सुना है ये काफी विवादित रहते हैं। मतलब विवादित तो स्पिरिचुअलिटी को लेके काफी विवादित रहते हैं, काफी चर्चाओं में रहते हैं। और ये भी कहा जाता है कि ये जो नॉलेज है, जो बुक्स है, होली बुक्स के अंदर जो लिखा है, उसको कुछ आप कह सकते हो उसको तरोड़ बरोड़ के उसको कुछ करके आगे प्रेजेंट करते हैं। नहीं, देखिए ऐसा बेसिकली क्या है, देखिए सचिन जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो साल विवादित तो देखिए वो इंसान हमेशा विवादों में रहेगा जो सच को बोलेगा, ठीक है। जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने उस बुक में जितनी भी चीज़ें थी, मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था कि यार वाकई में ऐसा होता है जो उसमें लिखा हुआ है। उनमें उन्होंने कई सारी चीज़ें बताई हुई थी कि गीता के फलाने श्लोक में ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ये लिखा है, ऋग्वेदों में ये लिखा है, वेदों में ऐसा लिखा है, श्रीमद् देवी पुराण में ऐसा लिखा है। तो पहले बार तो मेरे को भी विश्वास नहीं हुआ कि यार हम लोगों ने कभी ऐसा सुना नहीं। जैसे उसमें एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, उसमें उस बुक में लिखा था कि ब्रह्मा विष्णु जी और महेश जो हैं, ये भी इनकी भी जन्म मृत्यु होती है, ये भी पुनरावृत्ति में है ना। और ये इनसे भी ऊपर मतलब कोई और, तो हमको कभी ऐसा था ही नहीं। हमको तो जो हमारे ब्राह्मण थे, जो हमारे पुरोहित थे, जो हमारे पंडित थे, उन्होंने यही बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये जो है अजन्मे हैं, इनसे ऊपर कोई भगवान नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जो सोशली भी काफी जो है काफी कैंपेन ये करते हैं जी। मतलब मैंने देखा है काफी जगह इनके फॉलोवर्स से भी हम लोग टच में रहते हैं, तो ये सोशली बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। और क्या रीजन है इनका, मतलब बिल्कुल विवादों में भी घिरे रहना और सोशली भी होना, दोनों चीजें बिल्कुल अलग है, दोनों चीजें कॉन्फ्लिक्ट करती हैं आपस में। हाँ, देखिए बेसिकली क्या है, विवादों में जो उनका रहने का कारण है वो यही है कि चीज़ों को सच करके बताते हैं कि वाकई में जो हमारे धर्मशास्त्रों में जो अभी तक हम लोगों ने कभी पढ़े ही नहीं थे, और पढ़े भी थे तो हमको बस सिर्फ पढ़ने से मतलब हुआ करता था उनका। उसमें एक्चुअलिटी उसमें क्या भेद छुपा हुआ था वो चीज़ उन्होंने बताया, है ना। विवादों में रहने का भी उनका कारण यही है कि क्योंकि उन्होंने जो अर्थ सहित उन चीज़ों का उन्होंने मतलब बताया है वो आज तक कभी किसी ने नहीं बताया। और धीरे धीरे करके लोग उनसे जुड़ने लगे, तो जो हमारे पोंगे पंडित थे, जो हमारे नकली धर्म गुरु हैं, उन लोगों की दुकानें धीरे धीरे करके बंद होने लगी, क्योंकि आदमी वहीं जाता है जहाँ पे उसको दिखता है कि यहाँ सच्चाई है। इस सच्चाई को अपनाने से हम लोगों को ऐसे ऐसे सुख मिलेंगे, ऐसे ऐसे हमारे साथ में लाभ मिलेंगे हम लोगों को। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे उन नकली गुरुओं को छोड़ के, उन नकली जो पाखंडी हैं उन लोगों को छोड़ के संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ रहे हैं। तो ये बेसिकली इस चीज़ को मैं मानता हूँ कि ये उनका विवादित होने का सबसे मुख्य कारण है, जो उनको विवादित बनाया गया है। ना कि वो विवादित नहीं है, लेकिन उनको विवादित बनाया गया है इन पोंगे पंडितों द्वारा कि संत रामपाल जी महाराज जी जो कोरा ज्ञान देते हैं, उनके ज्ञान में कोई सच्चाई नहीं है। जबकि आप अगर अब उस बुक को पढ़ेंगे ना, मैं बोलता हूँ उस बुक को जिसने एक बार पढ़ लिया और उसको पढ़ने के बाद आप कभी भी मान ही नहीं सकते हैं कि उस बुक में कुछ भी गलत लिखा हुआ है। उसमें जो जो चीज़ें लिखी हुई है, एक एक चीज़ें बिल्कुल 101% सत्य लिखी हुई है और हमारे धर्मशास्त्रों के अकॉर्डिंग लिखी हुई है। और सोशल, आपने दूसरी बात करी सोशल वाली, वो सोशली जितने एक्टिव हैं वो बेसिकली किस लिए एक्टिव हैं, क्योंकि वो पूरे जगत को जगाना चाह रहे हैं कि यार अभी तक देखो तुम लोग सिर्फ उल्टी चीज़ों में लगे हुए, उल्टी गंगा में स्नान कर रहे हो, सीधी गंगा में स्नान करोगे। मतलब सीधी गंगा से मतलब कि अगर आप वाकई में जो हमारे सही चीज़ें जो हमारे धर्मशास्त्र बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ज्ञान है, उस ज्ञान को आधारित तुम भक्ति करोगे तो तुम लोगों को लाभ होंगे। अन्यथा तुम लोग सिर्फ जैसे कि किसी छोटे बच्चे को किसी एक पहाड़ा सिखा दिया जाता है ना कि तू बस इसको ऐसे पढ़ना है तेरे को, उसके अलावा तुझे कुछ नहीं पढ़ना है। चाहे वो उसको 2 दूनी 5 बताए तो उस 2 दूनी 5 ही बोलेगा, वो तो कभी 2 दूनी 4 नहीं बोलेगा। बिल्कुल है, बिल्कुल है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज से इंस्पायर्ड तो हैं, ठीक है, बीइंग अ सोशली इंस्पायर्ड हैं, बड़ी सारी चीज़ें उन्होंने सोशली उन्होंने की भी हैं। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि हाउ यू आर इंस्पायर्ड नाउ एंड हाउ यू आर, कितने आप सेटिस्फाई हैं, कितने आप सेटिस्फाई हैं संत रामपाल जी महाराज के बीइंग अ फॉलोअर्स, आप कितने सेटिस्फाई हैं एंड कितने सेटिस्फाई आप अपनी लाइफ से है? 100% देखिए, आदमी जब तक सेटिस्फाइड नहीं होता है तब तक उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कतें चलती रहती हैं, ठीक है। संत रामपाल जी महाराज जी का फॉलोअर होने के बाद मेरे को ना जो लाइफ में एक्चुअली जो मेरा मेन
जो मेरा मोटो था कि हाँ भाई हम लोगों का क्या बेसिकली ह्यूमन बींग्स का एक क्या मोटो होना चाहिए, क्या उसका बेसिकली हम लोगों का क्या कर्तव्य बनता है कि देखिए जानवर भी है हम भी हैं, हम दोनों में डिफरेंस यही है कि हम लोगों को भगवान ने सोचने की शक्ति दी है। ठीक है, उस सोचने की शक्ति से हम लोग उस ज्ञान के आधार पर हम आप ये समझ सकते हैं कि देखिए मेरे को जो जानना था, मेरे को जो समझना था, जो मुझे पाना था अपनी लाइफ में, है ना, कि हम लोग कहाँ से हैं, कहाँ से आए थे, क्या कारण था, वो सब ज्ञान मेरे को हो चुका है। ठीक है, और वो एक्चुअलिटी भी है। देखिए जब तक आपने को बोलते हैं ना कि तेरा मन दर्पण कहलाए, तो मन जब तक सेटिस्फाई नहीं होता ना, मन में वहाँ वो बनी रहती है। आज मेरा मन ऐसा है, बिल्कुल शांत है, उसे पता है कि हाँ हम लोग कहाँ से आए हैं, वेरी गुड। बेसिकली हम कहाँ रहने वाले थे, क्या थे। Very औरों की nice. संतों की बुकों को पढ़ने के बाद ये चीज़ें नहीं लगती थी, उसमें सिर्फ कोरा ज्ञान लिखा हुआ था, सिर्फ दंत कथाएं लिखी हुई थी, जिसे पढ़ने के मन में रखता था हाँ ठीक है यार, मतलब वो मन को एक शांति नहीं मिलती थी। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझ लिया, हमें पता चल गया कि बेसिकली हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। बेसिकली यू फाइंड द पर्पस ऑफ योर लाइफ। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे और रहेगा, क्या स्पिरिचुअल होना या स्पिरिचुअलिटी जो है वो लोगों के फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होती है, बिल्कुल या इट इज जस्ट काइंड ऑफ अ मिथ? नहीं नहीं, देखिए मिथ नहीं है, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। वाकई में अगर आप स्पिरिचुअल होते हैं ना, तो स्पिरिचुअल होने से क्या होता है कि आपका मन शांत हो जाता है, आप अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, है ना। अच्छे डिसीजन लेंगे तो अच्छे जब डिसीजन लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपके जितने भी डिसीजन होंगे बिल्कुल करेक्ट होंगे। करेक्ट होंगे तो चाहे वो किसी भी तरह के डिसीजन लें, आप फाइनेंशियली डिसीजन लें या किसी और तरह के डिसीजन लें, कहीं पे भी आप बिल्कुल शांत मन से शांत चित्त से अगर डिसीजन लेते हैं ना, तो वो डिसीजन हमेशा 100% सही होते हैं। और वो 100% सही होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो आपके फाइनेंशियल कंडीशन को बढ़ाएंगे। परमात्मा की दया से बहुत ही फाइनेंशियली बहुत अच्छी तरह से स्ट्रांग हूँ। ठीक है, मन से भी मेरे मन के अंदर जो मेरे को एक मेंटल पीस ये था वो भी मेरे को पूरी तरह से मेरे को मिल चुका है ना। तो मैं जितने भी अपनी लाइफ के आगे डिसीजन लेता हूँ, कहीं पे मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो मैं चीज़ों को सोच समझ के करता हूँ, है ना। सोच समझ के करूँगा तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी चीज़ आप सोच समझ के दिमाग से यूज करके करेंगे, जल्दबाजी में नहीं करेंगे, तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को ऑब्वियसली इंप्रूव करेंगे। जो मेंटल हेल्थ है, वो मेंटल हेल्थ का जैसे आपने बताया कि हाँ, इन योर लाइफ, इन योर पास्ट लाइफ यू फेस लॉट ऑफ स्ट्रगल, तो अब जो स्ट्रगल आपने उस टाइम पे की और अब जो आप बिल्कुल स्टेबल हैं, ठीक है, तो इसको कैसे आप इलाबोरेट करेंगे कि किस तरीके से आपने अपनी लाइफ के अंदर जो ग्रोथ किया है, ठीक है, तो व्हाट वाज द हैप्पीनेस एंड व्हाट वाज द जॉय जो अभी ये स्पिरिचुअल होकर आपको जो खुशियां आपको जो मिली हैं, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे। हाँ बेसिकली देखिए अब आप कैसा फील करते हैं? बिल्कुल। हाँ मैं वही बताना चाहूँगा। देखिए आदमी को मैं ये मानता हूँ कि कभी भी निराश होकर अपने आप को गिव अप नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आदमी को गिव अप नहीं करना चाहिए, है ना। अगर आप गिव अप कर दिया तो आपने सब कुछ खो दिया अपनी लाइफ में, है ना। और अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप उसको एक मोटो दीजिए, एक एम दीजिए कि हाँ मुझे क्या करना है। चारों तरफ अगर आप सोच के चलोगे कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे ये भी करना है, तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने आप को एक एम दीजिए। अगर किसी चीज़ में आप फेल हो गए हैं तो ये मत सोचिए कि मैं फेल हो गया तो अब मेरा लाइफ खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी ऐसा है कि जिसको लग रहा है कि उसकी लाइफ में अब कुछ नहीं बचा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टूडेंट्स हैं, वो स्टडी करते हैं, पूरे साल मेहनत करते हैं और उसके बाद वो उनको जो एग्जैक्ट रिजल्ट वो चाहते हैं वो रिजल्ट उनको नहीं मिल पाता है, तो वो क्या है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई है तो उसको क्या करना चाहिए? ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट से रिलेटेड आपने। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बेचारे बहुत मेहनत करते हैं लेकिन नहीं सक्सेस हो पाते हैं और वो कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं इस चक्कर में, है ना। तो मैं उन सभी से बोलना चाहूँगा, देखिए लाइफ में मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक जान पहचान का बंदा है, उसका डॉटर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही है, ठीक है। वो 1 साल से ट्राई कर रही है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसने दूसरे साल भी ट्राई किया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन वहाँ पर क्या है, वहाँ पर सबसे बड़ा उसका जो संबल होता है, इसको आप बोल सकते हैं, उसका जो बच्चे को एक वो है कि उसको मेंटल ग्रोथ उसको देना, मेंटल ग्रोथ एडवाइस करना, उसको संभालना एक तरीके ऑब्वियस से, सी बात है, उस बिल्कुल। सिचुएशन से उसको बाहर निकालना। हाँ, कि ये नहीं कि भाई कई लोग ऐसे सोचते हैं ना कि यार मैं आईआईटीएन बन जाऊंगा तो मेरा बहुत करोड़ों का पैकेज लग जाएगा, या मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाऊंगा तो मेरा बहुत करोड़ों का पैकेज लग जाएगा। देखिए जरूरी नहीं है। हमारे ऑफिस में ऐसे लोग भी मैं आपको दिखाऊंगा, कभी आपको सचिन जी आने का मौका मिले तो ऐसे आईआईटीएंस हैं जो नॉन आईआईटीएंस के नीचे काम कर रहे हैं, ओके, है ना। आईआईटीएन जरूरी नहीं कि आईआईटीएंस है तो वो जाते ही एकदम से बहुत बड़ा बॉस बन जाएगा। उसको भी लाइफ वहीं से स्टार्ट करनी है जहाँ से हम एक नॉर्मल आदमी करता है। हो सकता है कि उसका ग्रोथ का एक लेवल थोड़ा जल्दी हो, उसका ग्रोथ एक दूसरे नॉर्मल वाले का थोड़ा कम हो, है ना। एक आईपीएस बनता है, एक बंदा इंस्पेक्टर की भर्ती पे जाता है, वो इंस्पेक्टर बनता है, एक डायरेक्ट आईपीएस बनता है। आईपीएस बनेगा तो वो क्या करेगा, वो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन जाएगा। अगर वो एक इंस्पेक्टर वाला लेवल का बंदा है,
वो भी धीरे 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 करके अपना परफॉर्म करेगा, अपने By आप को rank, करेगा, तो rank वो to भी rank. रैंक टू रैंक वो भी आईपीएस बनेगा। बट डिफरेंस ये होता है कि थोड़ा सा वो पढ़ा लिखा है, उसने बहुत मेहनत करी अपनी लाइफ में, तो वो थोड़ा जल्दी ग्रो कर गया। हम लोगों को ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग भाई ये यहाँ पे फेल हो गए या हम लोग यहाँ पे नहीं मिल पाया, हमको सक्सेस तो यार छोड़ो अब नहीं हो पाएगा हमसे, मतलब गिव अप वी नहीं वी करना शुड है। नेवर गिव अप द बिल्कुल थिंग्स। बिल्कुल हमें अपनी लाइफ के अंदर जो चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहिए। हमें कोशिश करता रहना चाहिए, लगातार हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि वन डे विल गेट द सक्सेस। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। हाँ, थैंक यू सर। और मैं दोबारा से आपको एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि जो चीज़ें आपने हमें बताई और जो चीज़ें से हमें भी इंस्पायर हुए, हमने भी देखा यहाँ किस तरीके से लोग जो है चीज़ों को छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। और एक स्ट्रगल टाइम हर व्यक्ति की लाइफ में अंदर आता ही है। तो लोगों को चाहिए कि वो स्ट्रगल टाइम के अंदर अगर वो कुछ भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट दे फॉलो द रूल्स ऑफ गॉड। दे शुड बी लिटिल बिट स्पिरिचुअल। उनको थोड़ा स्पिरिचुअल होना चाहिए, उनको थोड़ा सा अपने धर्म के प्रति आस्था देनी चाहिए, अपने ईश्वर के प्रति आस्था देनी चाहिए कि कहीं ना कहीं जो लाइफ हमें मिली है वो उस ईश्वर ने हमें वो लाइफ दी है। एंड लाइफ इज़ अ मोस्ट ब्यूटीफुल। लाइफ एक ऐसा पार्ट है ज़िंदगी का, ये आपको बहुत कुछ सिखाती है। अगर भगवान ने आपको ये लाइफ दी है तो कुछ ना कुछ सोच कर दी है। तो इसके लिए लाइफ के अंदर हमें कभी भी डिप्रेस नहीं होना चाहिए। अगर आप कहीं ना कहीं डिप्रेस हो रहे हैं तो वो गो थ्रू, जैसे इन्होंने बताया कि द वे ऑफ लिविंग अ बुक है, जीने की राह। यू कैन रीड द बुक, यू कैन गो थ्रू द बुक। आप देखें उस बुक के अंदर क्या लिखा है। तो बने रहिए हमारे साथ में। लेट्स ट्यून इन अप। थैंक यू फॉर योर presence, thank you for your energy, your presence, your energy is everything for us. Thank you so much.